अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, हमने अपना जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे। हमने अभी तक इंट्रोडक्शन के ऊपर दो वीडियोस बनाई हैं। एक इंट्रोडक्शन लिखते कैसे हैं, दूसरा हमने ये देखा था अटेंशन ग्रैबर किस तरह लिखते हैं, जो कि आप ऐसे कि पहले 3 से 4 लाइंस होती हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप पहले पिछले 2 लेक्चर्स देख लें, ताकि आपको एक फ्लो के अंदर ये जो सारी चीज़ें ये समझ आए। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको भी देख सकती हैं। मैंने अपने चैनल के ऊपर इसकी एक अलग प्लेलिस्ट जो है वो बना दी है, जिसके अंदर हमने हर चीज़ के ऊपर ऐसे की जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं उनको हमने देखा है। टॉपिक डिसइंटीग्रेशन या ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं। उसके अलावा ये एक ऐसे की पूरी सीरीज़ ही स्टार्ट हुई हुई है। आप उसको वक्तन फ़वक्तन छोटे छोटे से लेक्चर्स हैं, इतने बड़े भी नहीं हैं। आप इजीली जस्ट इट इज़ अ स्किल। और हम देखें कि 99% या 98% जो लोग हैं वो इसी के अंदर रह जाते हैं। बेसिक क्या होती है, रीज़न क्या होती है कि हमने इसके ऊपर काम नहीं किया होता। तो कोशिश करें कि आप इनको देख लें। होपफुली, मैं यकीन के साथ तो नहीं कहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मैं सी एस एस का भी ऐसे क्वालिफायर हूँ और मैं पीएमएस का भी ऐसे क्वालिफायर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरी वो जो अटेम्प्ट्स थी ठीक थी तो उन्होंने पास किया ना। और यहाँ पर मैंने जितने मार्क्स भी दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें मोस्टली में मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। तो आप देख लें एक बार। कोई इतना ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। होपफुली दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो हम चलते हैं अपना जो आज हमारा लेक्चर है। पहले हमने अटेंशन ग्रैबर के ऊपर बात की थी। नेक्स्ट, जब आपने इंट्रोडक्शन के अंदर अपना अटेंशन ग्रैबर लिख लिया, फिर आपने फर्दर क्या करना है। अब स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग योर आउटलाइन इन योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। अगेन कह रहा हूँ, स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग योर आउटलाइन इन योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। मतलब कि आपने अब अपनी जो आउटलाइन आपने लिखी थी ना, उसको आपने इसके अंदर लिखना स्टार्ट कर देना है। और लिखना इस तरीके से स्टार्ट करना है कि आपका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो ना, वो आपके आउटलाइन की एक रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, मतलब कि आपने वहां पर जो जो चीजें मेंशन की है ना, उनको अब यहाँ पर मेंशन करना स्टार्ट कर दें। कैसे? राइट sentences that should be related to your headings and subheadings of the outline। आपने जो हेडर्स बनाए हैं, आपने उनको जो भी आपने सेंटेंसेस लिखने हैं वो उनके साथ रिलेट करते हो। लाइक अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर आपका कोई ऐसे है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काजेज इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशन, तो अब जो आपके सेंटेंसेस होंगे इन योर इंट्रोडक्शन, वो या तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की काजेज, इम्पैक्ट्स या सॉल्यूशंस, इन तीनों के रिलेटेड कहीं ना कहीं होने चाहिए। मतलब कि या तो आपके वो एक मेन हेडर्स के बारे में लिख रहे हूँ, या आपकी सब हेडिंग्स, आपकी जो आउटलाइंस हैं उनके मुताबिक बारे में लिख रहे हूँ। ठीक है। इंट्रोडक्शन शुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर आउटलाइन। रिफ्लेक्शन क्या होती है? मतलब कि एक साया। ठीक है, आप जस्ट आपने एक अक्स देना है कि मेरी जो आउटलाइन है वो ये है और ये मेरा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। फर्दर जो आपने डिटेल है वो अपनी फर्दर जो आपके नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे, सॉरी, जो नेक्स्ट आपके ऐसे होगा उसके अंदर आपने प्रॉपर डिटेल में लिखनी है। इट शुड फॉलो अ लॉजिकल सीक्वेंस। किस तरह जी? कि जिस तरह ऐसे के अंदर मेंशन है कि ग्लोबल वार्मिंग काजेज इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशन, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काजेज इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशन, तो आपने उसी तरह पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में कुछ बताना है, फिर आपने काजेज, फिर आपने इम्पैक्ट्स, एंड देन अल्टीमेटली सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस मोस्टली इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं लिखे जाते, ना ये सजेशंस। ये दोनों चीज़ें इन माय पर्सनल ओपिनियन और मेरे सर के मुताबिक जो आपका इंट्रोडक्शन होता है उसके अंदर आपने जो बातें करनी होती हैं वो अटेंशन ग्रैपर, आपका आउटलाइन के जो मेजर पार्ट्स होते हैं, सजेशंस को निकाल के, एंड एट द एंड आपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने होते हैं। अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ही आप या स्टार्ट में या एंड पे अपने थीसिस स्टेटमेंट भी लिखते हैं। और वो जो थीसिस स्टेटमेंट है वो हम इंशाल्लाह ताला हम फर्दर डिस्कस करेंगे।
उसके बाद ये कोहेरेंस शुड बी द की फोकस व्हाइल स्ट्रक्चरिंग योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। मतलब कि जो ये वही जो लॉजिकल सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर ना कोहेरेंस होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने पहले काजेस के बारे में बात कर दी, फिर आपने इम्पैक्ट्स के बारे में बात कर दिया, फिर आपने सॉल्यूशंस के बारे में बात कर दी। अपने अपने एक एक लॉजिक के साथ, जिस तरह हम नंबरिंग देते हैं ना 1 2 3 4 5 6, इसी तरह आपने इसको भी एक प्रायोरिटाइज तरीके से लिखना है कि पहले नंबर पे 1 होगा, फिर 2, फिर पहले काजेस लिखूंगा, फिर इम्पैक्ट्स लिखूंगा, फिर सॉल्यूशंस लिखूंगा। ठीक है। और जिस तरह आपने रिफ्लेक्शन, जिस तरह आपने आउटलाइन के अंदर काजेस लिखे हैं, उनके अंदर 1 2 3 4 जो भी हैं, उनको उसी लिहाज से आपने यहाँ पर मेंशन स्टार्ट करना है, ना कि आप कुछ चीज़ों को इधर उधर कर दें। और आपका जो इंट्रोडक्शन होगा उसका जो लास्ट सेंटेंसेस होंगे वो आपके कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। इन 2 to 3 sentences यू हैव टू कंक्लूड यूर पैराग्राफ। इसके अंदर ये काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि आपका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, मोस्टली लोग अगर फॉर एग्जांपल आपने अटेंशन ग्रैबर लिखना है, जिस तरह के मैंने आपको पहले अपनी पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, तो फिर आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो आपके एंड पे आती है। लाइक के कंक्लूड जब कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। या अगर फॉर एग्जांपल आपने अपना अटेंशन ग्रैबर नहीं लिखना, तो देन आप अपना जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट से स्टार्ट करें, और एट देन आपने 2 से 3 सेंटेंसेस में अपना जो आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर जो कुछ भी कहा है वो बेसिकली आपकी वही थीसिस स्टेटमेंट ही होगी। आपने उसको रिफ्रेज कर देना है या आपने उसको कंक्लूड कर देना है। ठीक है। इट कैन बी योर थीसिस स्टेटमेंट, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अवॉइड गिविंग सॉल्यूशंस इन योर इंट्रोडक्शन, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद जी, डोंट स्टार्ट डिस्कसिंग द मेन आर्गुमेंट इन योर इंट्रोडक्शन। मतलब कि आपने अगर फॉर एग्जांपल यहीं पर ही सारा कुछ बता दिया, तो एग्जामिनर फर्दर तो देखेगा ही नहीं, उसको आइडिया हो जाएगा कि आपने फर्दर क्या डिस्कस करना है। और फिर हमने अपने मेन आर्गुमेंट्स ऐसे के इंट्रोडक्शन के अंदर बताने ही क्यों है? हमने जस्ट उसके अंदर वो एक थोड़ा सा एक एक सिर्फ वो जिस तरह कहते हैं ना कि आपने एक हवा का एक झोंका सा दे के गुजर जाना है यहाँ से। अंदर आगे क्या है, आगे जो खुशबुएं और उसके साथ साथ जो आपने उसको फर्दर श्रृंगार करना है, जो भी करना है, वो फर्दर आपके जो मेन ऐसे होगा उसके अंदर आपने करना है। आपके मेजर आर्ग्यूमेंट्स, आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स, या जो कुछ भी है वो सारा कुछ फर्दर होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं, ना ही ऐसे के अंदर दरमियान के अंदर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर दरमियान के अंदर कहीं कोई कोटेशन भी हम नहीं लिख सकते। हम अगर हमने कोटेशन लिखनी है तो वो स्टार्ट में ही लिखेंगे, उसके अलावा नहीं। तो ये था जी आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इसको अब मैंने तकरीबन ये 3 वीडियोस हो गए हैं जो कि मैंने सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन के ऊपर बनाई है। पहला हमने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने ये देखा था कि इंट्रोडक्शन लिखते कैसे हैं, ठीक है, और क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर। दूसरी और तीसरी वीडियो ये जो है, इसके अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। मतलब कि अटेंशन ग्रैबर, फिर आपका बॉडी ऑफ इंट्रोडक्शन, और उसके अंदर क्या होनी चाहिए, आपकी आउटलाइन की रिफ्लेक्शन, और जो थर्ड है वो आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो विद दीज वर्ड्स, होपफुली मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो लेक्चर, और आपको काफ़ी हेल्पफुल भी साबित करेगा इन योर फर्दर जो राइटिंग्स हैं, या आप जब ऐसे लिखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे, आप जितना लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाएंगे, आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि नॉलेज अगर फॉर एग्जांपल आप ये कहेंगे कि मेरे पास आ जाए और ये मेरे तक ही रहे, तो ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। अगर मुझे कुछ हो जाता है, आपको कुछ हो जाता है, किसी को भी को, तो वो हम अपने साथ ही कब्र में लेके चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारे सी वजह से, हमारे उस नॉलेज की वजह से किसी का कोई फ़ायदा होता है, तो वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। तो विद दिस वर्ड जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।